वेलकम टू द क्लासरूम केमिस्ट्री। क्लासरूम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है, जहां पर आप क्लासरूम टीचिंग का अनुभव करते हैं। मेरी ये वीडियो रासायनिक आबंधन पर चल रही तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रॉनीय सिद्धांत के ऊपर आपको बंध कैसे बनते हैं बताया। बंध दो प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध और दूसरे प्रकार के सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध अष्टक के नियम पर आधारित होते हैं और उसमें प्रत्येक बंधित बंध में भाग लेने वाले परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, जो कि साझा के द्वारा, किसके द्वारा करते हैं? सांझे के द्वारा। लेकिन इस अष्टक के नियम के, जहां तक मैं आपको बता चुका हूं, अष्टक के नियम की कुछ सीमाएं हैं। तो आज मैं अष्टक के नियम की सीमाएं अर्थात अष्टक के नियम के अपवाद क्या है। अष्टक के नियम में आपको ये बताया कि स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए परमाणु सांझे करके अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्टेबल ऑक्टेट बनाते हैं, अर्थात निकटतम नोबल गैस, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करते हैं। लेकिन उसमें कौन कौन से अपवाद हैं, ये मैं आज आपको बतलाने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो अपवाद है, लिमिटेशन है, कि केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। अर्थात हम ये कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होने पर ही अणु स्थायी होते हैं, लेकिन कुछ अणु ऐसे भी हैं जिनके केंद्रीय परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन फिर भी वो स्थायी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं लेता हूं लिथियम क्लोराइड लेता हूं। लिथियम का नंबर 3 है और इसके बाह्य कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 बाह्यतम कोश, संयुक्ता कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये क्रिया करके क्लोरीन से क्रिया करके और ये LiCl बना लेगा, LiCl बना लेता है। तो यहाँ लिथियम के बाह्यतम कोश में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये किस है, तो ये भी एक इस प्रकार अपवाद है। इसके बाद में लिथियम के बाद में कौन आता है? बेरिलियम आता है। बेरिलियम में क्या होते हैं कि बेरिलियम ये Be है, इसका 4 नंबर होता है, पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 2। तो बेरिलियम जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। और उसके बाद में ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? हाइड्रोजन से ले लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिया तो बेरिलियम के बाह्यतम कोश में तो केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो फिर ये अष्टक तो इसने पूर्ण नहीं किया, तो ये भी एक अपवाद है। तो ये भी मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से बेरिलियम के बाद 5वां तत्व कौन है? बोरोन है। बोरोन का नंबर कितना होता है? 5 नंबर होता है। 5 पहले कोश में 2, दूसरे में 3 और बोरोन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? क्लोरीन से क्रिया कर लेंगे, बनाएंगे बंध। तो क्लोरीन के ये 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन का तो अष्टक पूरा हो गया। इसी प्रकार से इस क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो जाएगा, एक साथ अष्टक हो जाएगा। इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाता है। लेकिन बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 6 ही इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। अतः ये भी इसमें एक अपवाद है। इस प्रकार से आप पहले केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक के अंदर ये उदाहरण देकर के समझा सकते हैं कि इन यौगिकों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन फिर भी ये स्थायी होते हैं। अतः ये अष्टक के नियम में क्या चीज है? एक अपवाद है, लिमिटेशन है। दूसरा कहते, अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या नाम बताया मैंने आपको? लिखा है विषम इलेक्ट्रॉन अणु। अर्थात कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनमें विषम इलेक्ट्रॉन होता है। अष्टक भी अपूर्ण नहीं होगा और 1 इलेक्ट्रॉन विषम होगा, अलग से एकल इलेक्ट्रॉन के रूप में
पाया जाता है। अधिकांशतया परमाणुओं में क्या चीज होता है, अणुओं में इलेक्ट्रॉन युग्मों के रूप में पाए जाते हैं। एक तो या तो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म या अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को मैंने लोन पेयर के रूप में बताया था, लेकिन कुछ अणु ऐसे हैं, कुछ यौगिकों के अणु ऐसे हैं जिसमें एकल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अर्थात उसको विषम इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? विषम। इसके लिए मैं क्या करता हूं, नाइट्रोजन का उदाहरण लेता हूं। ये नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 नंबर होता है, तो पहले कोश में 2, दूसरे 5। अब ये ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगी तो ये ऑक्सीजन के मैंने कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए? 6 इलेक्ट्रॉन बना। तो 6 इलेक्ट्रॉन आपको ऑक्सीजन के दिख रहे, तो ऑक्सीजन का तो अष्टक पूरा हो गया। और नाइट्रोजन का ये 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 2 6 और 1 7। इसलिए इस नाइट्रोजन को जो है हम नाइट्रिक ऑक्साइड की संरचना लिखेंगे। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड की संरचना इस प्रकार से लिखी जाती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या चीज होता है, यहाँ मैंने संरचना स्पष्ट रूप से बनाई है, साफ साफ संरचनाएं बनाई है, आप यहां से नोट करें। इस प्रकार से नाइट्रोजन में एक विषम इलेक्ट्रॉन होता है। किसमें? इसका नाम नोट कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं, नाइट्रिक ऑक्साइड। साथ अब जब हम दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड का अणु लेंगे तो हम ये नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ लिया, हमने ये नाइट्रिक ऑक्साइड ले लिया, इसके साथ में भी इसी प्रकार से बना। तो अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नाइट्रिक के साथ में यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बंध बना लेते हैं। और यहाँ से क्या हम ये इस प्रकार से लिख देंगे। तो यहाँ कई बार हम क्या करते हैं कि 2NO, और जब इसको ठंडा करते हैं तो ये N2O2 के रूप में पाई जाती है। तो इसके यहाँ इसका नाम इस गैस का नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है, 2NO का। और जब NO के 2 अणु आपस में मिलते हैं तो N2O2 बना लेते हैं। इसको डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के नाम से कहा जाता है। यदि आपसे परीक्षा में ये पूछा जाए कि डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड क्यों बनता है, कैसे बनता है, तो आप कहेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रत्येक के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन विषम इलेक्ट्रॉन होता है, ओड इलेक्ट्रॉन होता है, जो परस्पर साझा करके नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बंध बना लेते हैं। अतः N2O2 बन जाता है, जिसका नाम होता है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो ये भी बात मैंने बताई। अब यहाँ पर एक उदाहरण और ले दिया है मैंने, NO2 का नाइट्रोजन परऑक्साइड। नाइट्रोजन परऑक्साइड, तो यहाँ फिर वही क्रिया है कि इसकी नाइट्रोजन परऑक्साइड NO2 होता है, नाइट्रोजन परऑक्साइड का सूत्र। यहाँ NO2 लिखेंगे अपने। तो NO2 को तो मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन करेंगे, यहाँ ऐसे कर दें, 5 इलेक्ट्रॉन कर दें, और ये ऑक्सीजन कर दें, तो ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। अब जो दूसरी संरचना मैं यहां बना देता हूं, ये नाइट्रोजन के, अब इसके पास में ऑक्सीजन आएगी। अब ऑक्सीजन के बाह्य कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने ऑक्सीजन के लगा दिए। अब ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसके साथ में कैसे बंध बनाती है, यहां पर आप देखेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको फिर बतला रहा हूं, यहां पर एक प्रकार अलग से बंध और बनते हैं। सामान्यतया हम ये कहते हैं कि अष्टक के नियम में परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, लेकिन साझे के अलावा ये साझा बता रहा हूं मैं आपको, इलेक्ट्रॉनों का साझा बोल रहा हूं, साझा लिखेंगे इसको, ये साझा लिख दिया। लेकिन समन्वय भी होता है, समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन शब्द आप इसको सही कहेंगे, कोऑर्डिनेशन भी होता है। अब यहां पर ये तो स्थायी थी, ये इलेक्ट्रॉन अलग रह गया, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये नाइट्रोजन क्या करती है,
इसको मैं कहानी बना करके आपको समझा रहा हूं। ऐसा होता है कि ये नाइट्रोजन क्या करेगी, इस एक इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन को दे देगी। कहानी क्या बता रहा हूं मैं कि इस नाइट्रोजन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया और फिर उसी के साथ शेयर कर लिया। तो हम यहाँ इसको ऐसे तीर के निशान से दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये समन्वय हुआ है इन 8 इलेक्ट्रॉनों में। ऑक्सीजन का जो अष्टक बना है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ये एक ही परमाणु के हैं, साझा तो नहीं हुआ। साझे में तो एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक ऑक्सीजन का होना चाहिए, लेकिन साझा यहाँ पर नहीं हो रहा। ये समन्वय होता है और इस प्रकार का यौगिक बनता है, उसको उपसह संयोजी यौगिक बनाते हैं। उपसह संयोजी यौगिक इसको कहा जाता है। और ये मैंने अपने पहले वीडियो में आपको सल्फर डाइऑक्साइड का उदाहरण लेकर के भी समझाया है। इस प्रकार से समन्वय होता है, साझा भी होता है और समन्वय भी होता है, जिसमें एक ही परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस चीज को समझाने के लिए मैंने नाइट्रोजन ये दिया है। ये नाइट्रोजन दो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के और ये डॉट वाले 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, 2 का यहाँ सा। और इस बंध बनने में यहाँ पर ये क्या है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के हैं। और नाइट्रोजन का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन, जो कहानी मैंने बताई थी उसको मन ही मन में सोचो कि इलेक्ट्रॉन उसको दिया होगा, फिर उसके साथ साझा किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन ने दिया है तो उसको इस प्रकार के से न दिखा करके हम क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस बंध बनने में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज है, ये कोई भाग नहीं लेते और ये बंध केवल नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों से बना है। ऐसे बंध को उपसहसंयोजी या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। और इसमें समन्वय होता है। इसमें क्या होता है, समन्वय होता है। अतः इसके इस बॉन्ड से दिखाया जाता है। और इसमें भी जो मैंने कहा है विषम इलेक्ट्रॉन, ये विषम इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के ऊपर रह जाता है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज अलग है, नेगेटिव अलग है। और उसके बाद में हम जब लिखेंगे तो यहाँ पर विषम इलेक्ट्रॉन, और विषम इलेक्ट्रॉन होने के कारण से हम इस समीकरण को ऐसे लिख देते हैं 2NO2 रिवर्सिबल रिएक्शन N2O4। ये N2O4 बन जाता है जब ठंडा करते हैं। ठंडा करने पे और जब गर्म करते हैं, इसको जब गर्म किया जाता है तो NO2 में, जब इसको थोड़ा टेम्परेचर कम करेंगे तो N2O4 में। और इसका नाम क्या होता है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन। इसकी संरचना यहां मैंने बताई। ये दोनों संरचनाएं NO2 की है। यहाँ इसको NO2, ये दोनों संरचनाएं NO2 की है। ये संरचना ये NO2 और ये बीच का एक इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों साझा करके इस प्रकार की संरचना बनाएंगे। तो ये N2O4 की संरचना है, यहाँ लिखा है मैंने 2NO2 N2O4। इस प्रकार से आप ओड इलेक्ट्रॉन की बात भी बता सकते हैं। तो ये 2 अपवाद बता दिए, केंद्रीय परमाणु का पूर्ण अष्टक, विषम इलेक्ट्रॉन अणु का। और विषम इलेक्ट्रॉन अणु में मैंने एक प्रकार से 30, अब तक तो मैंने 2 ही बंध बनाए। पहला कैसा, वैद्युत संयोजी बंध। दूसरे कौन से बंध बनाए, सहसंयोजी बंध। और सहसंयोजी बंध तो हम यूं बताते हैं कि दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन देकर के साझा करते हैं। लेकिन यहाँ इस केस में मैं ये कह रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रॉनों का समन्वय भी होता है। एक परमाणु उसको दूसरे निकटतम परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे करके उसी के साथ साझा कर लेता है। अतः उस प्रकार के बंध का नाम मैंने उपसहसंयोजी बंध बनाया, जिसको इस प्रकार से आवेश के द्वारा प्रकट किया जाता है। और ऐसे आवेशों को फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश के नाम से
जाना जाता है। तो आगे आने वाले वीडियो में कि औपचारिक आवेश आप कैसे प्राप्त करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब अपने चलते हैं प्रसारित अष्टक का विस्तार। तीसरा जो बात बता रहा हूं ये है प्रसारित अष्टक का क्या है ये बताने जा रहा हूं। प्रसारित अष्टक का क्या मतलब है? प्रसारित अष्टक का मतलब कि कुछ हम ये कहते हैं कि अष्टक ही पूर्ण होता है। बाह्यतम कोश में जब 8 इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो अष्टक का प्रसार हो गया है, अष्टक बढ़ गया है। अष्टक की जगह वहां पर 10 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, अष्टक की जगह वहां पर 12 मिल सकते हैं और उसके बाद में ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, अर्थात उसको दूसरे रूप से क्या कर सकते हैं कि अष्टक का विस्तार हो गया है। अष्टक का क्या हो गया? विस्तार हो गया है। इसके समझाने के लिए हम क्या करते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और क्लोरीन, यहाँ ये संरचना बताई है मैंने, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये 5 हो गए और एक इलेक्ट्रॉन वो प्रत्येक क्लोरीन से ले लेता है। क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्लोरीन का अष्टक पूरा हो जाता है। प्रत्येक क्लोरीन का अष्टक पूरा हो जाएगा। 2, 2, 4, 6 आप ध्यान से देखेंगे। और फास्फोरस के अंतर्गत क्या चीज होगा कि यहाँ जब ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इस फास्फोरस के चारों तरफ यहाँ पर ये 10 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6। इस प्रकार से इसको हम क्या कहेंगे, अष्टक का प्रसार कहते हैं। अष्टक का प्रसार कहते हैं। ये अब कहाँ होता है, ये अब कहाँ होता है? अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन और हीलियम ही होती है। आवर्त सारणी के देखेंगे कि पहले आवर्त में तो 2 ही तत्व होते हैं। दूसरे आवर्त में क्या होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। और थर्ड पीरियड में क्या होगा, यहां से सोडियम ले लेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इत्यादि लेंगे। तो अष्टक का नियम केवल सेकेंड पीरियड के तत्वों तक ही लागू होता है। आप ध्यान दें यहाँ पर, अष्टक का नियम कहाँ तक? सेकेंड पीरियड के जो लिथियम, बेरिलियम और बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यहां तक तो पूर्णतः स्पष्ट है। लेकिन जब थर्ड समूह में आ जाएंगे, थर्ड समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं या एल्यूमिनियम का लिखता हूं। एल्यूमिनियम का 13 नंबर है और एल्यूमिनियम का 13 नंबर है, तो यहां पर 2 और यहां पर क्या करेंगे 8 और यहां पर क्या लिखेंगे 3 लिख देते हैं। यहां पर क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं। तो जैसे ही यहां पर 3 आता है तो इसको हम क्या, तीसरे में 3 प्रकार के कोष हो जाते हैं, उपकोष। S भी होता है, P, इसमें तो 2 में तो S और P होता है, तीसरे में S, P और D भी होता है। तो सल्फर में मान लो हम क्या लेते हैं, सल्फर का नंबर 16, 2, 8 और फिर उसके बाद में 16 है, 10 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो वहां पर D कक्षक भी हैं। इसलिए थर्ड पीरियड की जो तत्व होते हैं उसमें रिक्त D उपकोष होने के कारण से या D कक्षक होने के कारण से अष्टक का प्रसार हो जाता है, क्योंकि D कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अतः सल्फर या फास्फोरस, इनमें क्या चीज है कि सल्फर में यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर SF6 में ये तो PCl5 बनाया और ये SF6 बनाया, SF6 सल्फर। तो सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो यहाँ मैंने आपको ये बताया। तो ये अष्टक का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो इस प्रकार से आप ये भी समझा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सल्फर 2 वाले भी होती है। सल्फर जैसे मान लो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर ये सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये एक क्लोरीन का यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाता है,
तो SCl2 भी बन जाता है। यहाँ सल्फर के 8, ये इलेक्ट्रॉन किसके लिए हमने, क्लोरीन के लिए। क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ये भी अष्टक पूरा। यहाँ क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये भी अष्टक पूरा, और इसका सल्फर का भी अष्टक पूरा होता है। ये सल्फर डाइक्लोराइड की बात आती है। अब मैं आपको बताता हूं कि H2SO4 की संरचना कैसे बनाएंगे। H2SO4 की संरचना बनाने के लिए आप पहले तो आप ये रखो कि ये जो होता है HOSO2 और OH, ये H2SO, ऐसा याद कर दिया करो। क्या करेंगे, ऐसा। और अब हम क्या करेंगे, सेंट्रल परमाणु ये है केंद्रीय परमाणु। सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो मैं यहां बना दूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां बनाऊंगा, 1 यहां बनाऊंगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहां बना देता हूं। अब अपने क्या करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन यहां लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का है। 1 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां दूसरी हाइड्रोजन से रह जाता है। तो अब आपको ऑक्सीजन स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ऑक्सीजन के ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के डॉटेड से बनाए मैंने, सल्फर के डॉटेड से बनाए, तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन साफ दिखाई दे रहे हैं, और ये क्रॉस वाला हाइड्रोजन का। इसी प्रकार से यहां पर भी आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बनाओ, और ये बनाया। यहां पर आप क्या डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ये डॉटेड लाइन से, यहां आप अलग से। तो हाइड्रोजन के तो 2 इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन के भी 4 इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे तो सल्फर का ऑक्टेट पूरा है, सल्फर का ऑक्टेट क्या चीज है, पूरा है। अब हम यहां क्या करते हैं कि हमें 2 ऑक्सीजन जोड़नी है। ये ऑक्सीजन हमने जोड़ी, ऑक्सीजन के ये 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां ऑक्सीजन के आ जाते हैं। ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहां इस जगह ऑक्सीजन के यहां हम क्या कर देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां ऑक्सीजन का तो अष्टक पूरा है, इसमें भी ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है, लेकिन सल्फर का अष्टक की जगह हम क्या करेंगे, ये आ जाएंगे 4 और 4 8, 2 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन है। तो ये फिर हम इसकी संरचना ऐसे लिखेंगे, OS, यहां डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, और फिर यहां ये O और ये H कर दिया। इस प्रकार से संरचना आप H2SO4 की संरचना भी बनाएंगे। अब मैं आपको क्या बताता हूं, और संरचना बनाने को आपको क्या है कि ये संरचना, लुईस संरचना बनाना बहुत ही आवश्यक है केमिस्ट्री के। तो ये जो यौगिक हैं, इनकी संरचनाओं को समझने के लिए हमें ये लुईस संरचना, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आगे क्रियाएं करती हैं, आगे होता है। तो इससे आप जब ये हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये हाइड्रोजन हटा दी, यहां से हाइड्रोजन हटा दी, तो ये सल्फेट बन गया, सल्फेट बन गया, क्या दिक्कत आ गई, सल्फेट हो गया। और इसी प्रकार से मैं आपको HNO3 की संरचना बताता हूं। HNO3 की संरचना मैंने नाइट्रेट के अंदर बताया आपको कि नाइट्रेट HNO3 की संरचना ये होती है N, और यहां से NO2, और छोरी इसको आप ऐसे दिखा दो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ 2 नाइट्रोजन से आप इसको जो दिखा दो, ये NO3 की रचना है। तो यहाँ इसको संरचना को बनाएंगे तो नाइट्रोजन की बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो ये दिखा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 ऑक्सीजन के साथ यहाँ दिखा दिए, और ये ऑक्सीजन बन गई, और यहाँ ये ऑक्सीजन हो गए। उसके बाद में यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मैंने आपको समन्वय वाले इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन समन्वय वाले बना दिए। इसकी संरचना आप यूं करें, और उसके बाद में इधर जो किया आपने, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की क्या 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहां ले आओ, 1 इलेक्ट्रॉन यहां ले आओ, यहां ये नाइट्रोजन का आ जाएगा, और यहां पर ये किसका दिखा देंगे आप, हाइड्रोजन का दिखा दे। तो नाइट्रोजन के तो ये सेंटर में 5 है, तो इस प्रकार से यहां 4 2 6 2 8, और ये भी 8, और ये भी 8, और इस प्रकार से 8। लेकिन
इसमें ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, इस ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं है, तो ये वो कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड बताया था वो है, इसलिए यहाँ पर आप प्लस का निशान दिखाएंगे, यहाँ पर आप किसका निशान दिखा देंगे, नेगेटिव का निशान दिखाएंगे। इस प्रकार से आप ये संरचनाएं बना सकते हैं। तो मैंने आपको ये 3 अष्टक के नियम की सीमाएं या जो अपवाद पाए जाते हैं अष्टक के नियम में, ये बता दिए हैं। अब मैं आपको ये बताया कि अष्टक का नियम किसके ऊपर आधारित है। अष्टक का नियम तो इस आधारित है कि हम निकटतम इनर्ट गैसों, निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉन विन्यास ग्रहण करते हैं। लेकिन वो अब जिनका आधार लिया था, अब हमने ये खोज कर ली है कि ये निष्क्रिय गैसें भी आपस में क्रिया करती हैं, जैसे जीनन फ्लोराइड GHCF2 ये बता दिया, और ये क्रिप्टन है, क्रिप्टन भी फ्लोराइड बना लेती है। तो हमने तो ये कहा था कि ये स्थायित्व ग्रहण कर लेती है, लेकिन जिनको हमने आधार माना था वो तो कुछ क्रिया भी कर लेते हैं। तो विषम परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में ये नोबल गैसेस भी क्रिया करके यौगिक बना सकती हैं। ये भी एक अपवाद है। और नेक्स्ट आप एक और जोड़ सकते हैं कि अष्टक का नियम इन यौगिकों की संरचनाओं की व्याख्या नहीं कर सकता कि ये यौगिक कौन सी संरचना में पाए जाते हैं, जो हम अपने आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए ये इस वीडियो में तो इतना ही। आशा करता हूं ये सब इस प्रकार की संरचनाएं मैंने आपको जो दी हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती हैं कि इनकी लुईस संरचना आप कैसे बनाएंगे। अब मैं आपको वीडियो खत्म न करके 2 चीज मेरे और ध्यान आ गई है। एक तो मैं आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना बनाना चाहता हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने ये बताया, ये कार्बन के यहाँ कार्बन और ये कार्बन की मोनोऑक्साइड, कार्बन की बाह्यतम 4 कोष इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन यहां से 2 इलेक्ट्रॉन तो ये ले लिए। अब क्या करेंगे कि वही बात यहां पर लिखेंगे कि इनको मैं थोड़ा इकट्ठा बना देता हूं। यहां से ये लिया और ये लिया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आप बनाएंगे संरचना को। तो कार्बन और कार्बन के बीच में तो हम ऐसी संरचना बनानी चाहिए, ये संरचना, यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होते हैं। तो अब यहां से ये कार्बन, लेकिन इस का कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जो मैंने बताया था कि उपसैचुरेशन हम तीर के, लेकिन तीर के निशान से दर्शाना अच्छा नहीं होता, तो हम इसको पेंसिल करते हैं। और फिर ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन ने तो क्या इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हम दिखाते हैं। तो ये जो बॉन्ड बना है ऊपर वाले में दोनों इलेक्ट्रॉन, यहां देखो ये स्पष्ट लग रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन तो साझे से बने। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, उपसहस्री बंध बनाता। तो ये भी संरचना बताई। एक संरचना और बनाना चाहता हूं मैं, जो कौन सी है, ओजोन की संरचना है। ओजोन O3 होता है। O3 में आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जोड़ते हैं। तो यहां मैं ऑक्सीजन के 2, इस ऑक्सीजन के यहां पर लिया मैंने, और फिर ये ऑक्सीजन के इसके मैंने यहां पर आप क्रॉस करके यहां 6 इलेक्ट्रॉन बना दे। इस ऑक्सीजन के यहां पर आप क्या करें, 6 इलेक्ट्रॉन बना, और यहां पर आप क्या करें कि ये बनाए। अब ये ऑक्सीजन हो रहा है, तो ऑक्सीजन ये तो इसका अष्टक पूरा और इसका भी अष्टक पूरा। अब ये तो O से O हो गया। अब ये तीसरी ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगी, इसके पास तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, यहां पर जाता है और फिर उसी के साथ शेयर कर लेता है। तो यहाँ ये ऑक्सीजन कैसे जुड़ गई है, इस प्रकार के बॉन्ड से जुड़ी है। लेकिन ये तीर का निशान ये दिखाता है कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया फिर उसी के साथ साझा कर लिया।
तो हम इसको यूं ने दिखा करके फिर हम इसको यूं दिखाते हैं O और O नेगेटिव और ये O पॉजिटिव दिखा देते हैं ये। तो इस प्रकार से उपसहसंयोजी बंध को हम औपचारिक आवेश के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये भी अपने को संरचना बनाने में ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस संरचनाओं को लगातार बना बनाकर जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और अपने दूसरे साथियों को भी बताएं कि ये वीडियो उनके लिए भी लाभदायक होगा। इसलिए इससे वीडियो को शेयर किया करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और आपकी कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है इस टॉपिक संबंधी तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डाल करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी कमेंट के अंदर कहीं लिख करके दे सकते हैं ताकि मैं आपको उनका सॉल्यूशन दे सकूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।